हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर वेपर प्रेशर एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज राउल्ट्स लॉ। आज का वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन साथ में आज आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीपी डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, तो उनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके उनको ट्राई करें। और साथ में वेपर प्रेशर के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इसकी बात करेंगे। बट टुडेज राउल्ट्स लॉ इज फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स या वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली जब भी हम किसी बर्तन को गैस में रखते हैं, उसमें कुछ पानी लेके, तो उसमें से कुछ वेपर्स ये बनना स्टार्ट होता है। जैसे सपोज आपने कोई केटल रख दी, तो उस केटल में पानी रख दिया और एक लिड लगा दिया, ढक्कन लग दिया। तो जैसे गैस ऑन किया तो कुछ समय के बाद वेपर बनना शुरू हो जाती है। तो जो वेपर बनती है, क्या वही वेपर प्रेशर है? जो वेपर ने उस केटल की लिड पर जो प्रेशर लगाया, क्या वही वेपर प्रेशर है? तो फिर आपने गौर किया होगा कि कुछ समय बाद जब आप लिड उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि नीचे से कुछ वेपर बन रही है और साथ में कुछ उसके ढक्कन के नीचे से वेपर पानी कंडेंस होके नीचे गिर रहा है भाप। सो वो एक्चुअल में दैट इज एक्चुअली ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट उसको यहाँ ध्यान से एक बार इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर क्या होगा। देखो, समझे बात को। आपने कोई वेसल लिया, इस वेसल के अंदर आपने कुछ लिक्विड ले लिया, ठीक है, दिस इज लिक्विड, और इस वेसल को आपने यहां से क्लोज कर दिया, इट इज अ क्लोज कंटेनर। तो अब क्या होगा कि जो वेपर के जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, एक्चुअली जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवोपरेट होना शुरू करेंगे, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल विल इवोपरेट और ये वेपर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इवोपरेशन है, एक्चुअली इट इज अ सरफेस फिनोमिना। जो इवोपरेशन होगा, दिस इज इवोपरेशन। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद आपने फिर देखा कि जो वेपर बनी वो उस लेड से टकराई और फिर उसके बाद ठंडी होकर नीचे बैठ गई, मींस कंडेंसेशन भी होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जो ऊपर सरफेस से टकरा के नीचे को आएंगे, यानी कि कंडेंस होंगे, ठीक है। तो कंडेंस होते जो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, उनका नंबर जो होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल कुछ तो इवोपरेट होंगे और कुछ क्या होंगे, कंडेंस होंगे। तो इनिशियली आप ये समझो कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो ज्यादा होगा किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। भाई इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा इनिशियली, फिर अब धीरे धीरे कुछ समय बाद कंडेंसेशन होना शुरू होगा, मींस मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। तो इनिशियली तो ये तो इनिशियल स्टार्टिंग में होगा, इनिशियली रेट ऑफ इवोपरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। बट एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ये कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो दिस इज ड्यू टू कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम पर जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है, तो उस केस में जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है स्टूडेंट्स, वही एक्चुअली क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। इसको यूं समझ लेते हैं, इसका द प्रेशर, नोट कर लो इसको, द प्रेशर exerted by vapors above liquid surface at equilibrium is called vapor pressure। यानी कि द प्रेशर exerted by vapors above liquid surface at equilibrium, यानी कि जब रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस स्टेज पर जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर में हमको यह समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की, ठीक है, वन बाय वन उन फैक्टर्स की बात ये करते हैं जिनसे वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है। तो पहला फैक्टर क्या है स्टूडेंट, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। अब आप देखें, अब मैं सीधे सीधे यहाँ पर ये लिख देता हूँ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा कर्व भी प्लॉट कर देते हैं जो हमें अभी काम आने वाला है, दैट इज वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू एवोपरेट
एवोपरेट विल बी ग्रेटर, तो उस वजह से क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट सा रिलेशन है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी करें इसको शॉर्ट में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो लिक्विड ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। ठीक है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका डेफिनेटली वेपराइज कम होगा वो, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा थोड़ी कि कुछ भी जैसे पानी को हमने बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कुछ और, तो एकदम से बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर नहीं है जिस पर कोई भी चीज बॉईल होने लगती है। एक्चुअली दैट इज नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, समझे बात को। तो चलो यहीं पे ये देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड आपने लिया, इस लिक्विड ने वेपर बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज इसकी जो वेपर है उनका वेपर प्रेशर है सपोज 0.2 atm। कितना है, 0.2 atm। भाई कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड ने वेपर बनाना शुरू किया और इन वेपर ने जो प्रेशर क्रिएट किया दैट इज ऑफ 0.2 atm। अब क्या होगा, किसी भी लिक्विड के बाहर से, किसी भी इसके बाहर से जो प्रेशर पी एक्सटर्नल होगा, सपोज वो मान लेते हैं 1 atm। मैक्सिमम केसेस में इसको ये बोल दिया जाता है कि इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हर चीज के बाहर क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जब इनिशियल जो इसका वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का दैट इज 0.2 atm, इतना वेपर का प्रेशर इसमें क्रिएट हो रहा है। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है, या हम इसको बाद में बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो दैट इज 0.2 atm। अब आप धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे इस लिक्विड को, तो जब ये 0.2 पहुंच जाएगा 1 atm के आसपास, तो वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए कैसे, सपोज ये आपके पास ये टेम्परेचर था, यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज 1 atm, ये वेपर प्रेशर सपोज ये लिमिट है 1 atm। अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, तो ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर जो होगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेकंड फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं, चलो यहीं पे ये कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो है ये हमारा दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा, अब ध्यान से मतलब ये समझे कि जो लिक्विड है इस लिक्विड का नेचर कैसा है। अगर मैं बात करूं, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे बात को कैसे। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये यहाँ से इवेपोरेट नहीं होगा, मींस वेपर प्रेशर कम होगा। तो आप सीधे यहाँ से रिलेशन भी देख सकते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मींस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से ज्यादा मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से सरफेस पे आ सकते हैं, यहाँ से इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हो गए। तो ये तीन थे हमारे जो मेन चीज जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक नोट कर लें इनको और इनको अच्छे से नोट्स में डाल लें। चलिए अगली बात कर लेते हैं कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ है इसके लिए हमें क्या करना है। देखो समझो आज हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं दैट इज ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। कोई दो लिक्विड ये ले लेते हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। देखो ध्यान से इसको यहां से अच्छे से एक बार देख लेंगे। सपोज ये मैंने ले लिया लिक्विड 1, ये मेरे पास है लिक्विड 1। ठीक है, दिस इज लिक्विड 1 और एक और मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, दिस इज लिक्विड 2। इसको दूसरी मार्क से ये बना देते हैं, दिस इज लिक्विड 2। ठीक है,
इसको मैं बना देता हूँ लिक्विड 2। और ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, वॉलेटाइल है। दिस इज लिक्विड 2, ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड 1, दिस इज प्योर लिक्विड 2। अब क्या होगा कि लिक्विड 1 यहाँ से क्या होगा, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये इवोपरेट होना शुरू करेंगे, मीन्स एक प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से कंडेंसेशन होगा इक्विलिब्रियम पर। तो अब जो लिक्विड 1 है इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर मान लेता हूं मैं P01 है, और सिमिलरली ये भी लगाएगा वेपर प्रेशर, यहाँ भी इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। उस इक्विलिब्रियम पर जो प्योर लिक्विड 2 है उसका वेपर प्रेशर मैं बोल देता हूं दैट इज प्योर लिक्विड 2 का P02। इसका P01 है, इसका P02 है, ये प्योर लिक्विड 1 है, ये प्योर लिक्विड 2 है। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड ए भी है और साथ में लिक्विड बी भी है। देखो ध्यान से, दिस इज लिक्विड ए या लिक्विड 1 और साथ में क्या हो गया, दिस इज लिक्विड 2, लिक्विड 1 भी आ गया और साथ में लिक्विड 2 भी आ गया। अब समझना है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज कि एक आपके पास लिक्विड 1 था, लिक्विड 2 था, तो ये दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, जो किससे बना है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 से बना हुआ है। तो इस केस में आप समझो बात को कि जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, एक तो लिक्विड 1 है, इस सॉल्यूशन में लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पार्शियली कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर इससे कम होगा कि ज्यादा होगा, डेफिनेटली इससे कम होगा यहाँ पर, यानी कि सॉल्यूशन में लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड 1 से कम होगा, बिकॉज प्योर लिक्विड 1 के अंदर सारे के सारे ए के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, 1 के मॉलिक्यूल आ रहे थे, लिक्विड 1 के ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे, तो उनका वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में P01। बट यहाँ पर अब ए के साथ कौन आ गया है, बी भी आ गया है, तो उस केस में जो 1 निकलेंगे इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोल देता हूँ 1 का P1 है। क्या है, 1 का P1 है। और जो यहाँ से बी निकलेंगे या 2 निकलेगा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, P2 है। तो आप समझो P1 और P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल होगा ना क्योंकि दोनों का अलग, कुछ इसका होगा कुछ इसका होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन दिस सॉल्यूशन will be P1 and the partial vapor pressure of liquid 2 in this solution will be P2. So P1 and P2 is partial vapor pressure of liquid 1 and 2. अब आप समझो राउल्स कहते क्या है, राउल्स ये कहते हैं कि इन अ सॉल्यूशन, लिख लो इसको, इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल का मतलब जो वेपराइज हो सकते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction, ये तो जानता है आप मोल फ्रैक्शन को, टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। देखो समझो क्या कह रहा है, सो दिस इज राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। तो क्या वो इन अ सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, देखो P1 और P2, तो इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। भाई P1 का लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर P1 किसके बराबर होगा, लिक्विड 1 की कितना मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। आसान है, देखो इसको सॉल्व भी कर लेते। देखो ये क्या बोलता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, इसमें किसी को डाउट नहीं है। क्यों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सपोज लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन X1 है, इसको हटा देते हैं, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, P1 इज इक्वल टू K इंटू X1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लिक्विड 1 इज प्योरेस्ट फॉर्म, इसके अंदर लिक्विड 1 प्योर है, एक कंडीशन लिया हमने कि लिक्विड 1 इज प्योर, तो जब 1 प्योर है तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और जब 1 प्योर है तो 2 क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में X1 1 हो गया, तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू 1, P1 इज इक्वल टू K आ गया।
तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ P01 इंटू x1 लिख सकता हूँ। देखिए जब P1 इज इक्वल टू K इंटू x1 है, जब मान लेते हैं पहला कंडीशन की A इज इन प्योरेस्ट फॉर्म, तो उस केस में सारा का सारा मोल A का ही होगा, B तो 0 है, तो उस केस में P1 K के बराबर हो गए। तो कांस्टेंट हमने लगा दिया P01 बिकॉज इट इज इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो P1 जो आ गया यहां से हमारे पास दैट इज P01 इंटू x1। क्लियर है। उसी तरीके से सॉल्यूशन में जो दूसरा कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर P2 क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में P02 इंटू x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ओके, तो अब इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डाल्टन्स लॉ P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर इनका P1 का पार्शियल प्रेशर प्लस P2 का पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। इसको नोट कर ले, फिर इसको आगे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 हो गया। ठीक है, अब देखिए P टोटल इज इक्वल टू P1 की जगह मैं P01 इंटू x1 भी रख सकता हूँ, P01 इंटू x1 प्लस P2 की जगह क्या रख दो, दैट इज P02 इंटू x2। सो दिस विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। फिर इसका एक और फॉर्म आता है एक्चुअली, अगर मैं इसको देखूं तो P1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P01 इंटू x1 मीन्स प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, P2 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P02 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यही तो राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ ये बोलता है कि किसी वॉलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि किसी भी मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब कोई वॉलेटाइल लिक्विड्स मिक्स कर दिया आपने, तो हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली यही राउल्स लॉ है। ठीक है, ये हेनरी के लॉ के जैसा भी है, बट हेनरी लॉ गैसियस के लिए है कि कोई लिक्विड में कोई गैस आपने डिसॉल्व करी, बट राउल्स लॉ क्या बोलता है कि लिक्विड है वही गैसियस फॉर्म में वेपराइज हो रहा है, वही कंडेंस हो रहा है, वही उसी का वेपर प्रेशर है, उसी लिक्विड के अंदर ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। तो यहीं से आप मोल फ्रैक्शन को रख के वेपर, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो P01 और P02 है, P01 और P02 ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में आपको दिए रहेंगे, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डेटा कि किसी लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये आपको मतलब मिला रहेगा। बाकी मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालना है ये आप अच्छे से मतलब जानते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप मतलब कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉन वॉलेटाइल वाला जो लॉ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तब तक आप इसको अच्छे से करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब मिलते हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। थैंक यू।